हेलो दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल शुभम गुप्ता क्लासेस पर। तो चलिए हम अपनी जेनेटिक्स की क्लास को शुरू करते हैं आज। अभी तक हमने जेनेटिक्स में क्या क्या देखा था, अभी तक हम उसका पूरा हिस्ट्री समझ चुके हैं जेनेटिक्स की। हमने मेंडल के बारे में पढ़ा। मेंडल के बाद फिर हमने थर्ड लेक्चर में थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखा था। उसमें हमने जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप इन सब के बारे में बात करा था। देन उसके बाद हमने मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा, देन डाइहाइब्रिड क्रॉस देखा। अभी तक हम ये सब समझ चुके थे। इन क्लासेस के दौरान हमें यह समझ आ गया कि मेंडल ने जो अपना पेपर पब्लिश किया था, उस पेपर पब्लिश करने में उसने मेंडल ने अपने दो क्रॉस करके दिखाए, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड क्रॉस। 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स लिए थे मेंडल ने। उनके बाद हमने क्रॉस का देखा था। जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसका रेशियो आया था फिनोटिपिक रेशियो 3:1, आप लोगों को याद आ रहा होगा। और जीनोटिपिक रेशियो आया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 1:2:1। क्लियर। देन उसके बाद हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस देखा था। डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटिपिक रेशियो आया था वो 1:2:1 को मैंने बोला था आपसे 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, थोड़ा बड़ा सा आया था वो। और उसके बाद जो फिनोटिपिक रेशियो आया था वो आया था 9:3:3:1। हमें अभी तक एक बात ये क्लियर हो चुकी थी कि पूरी जेनेटिक्स के दौरान हमें अभी तक ये समझ लिया है कि मेंडल ने किस तरीके से कौन कौन से क्रॉस करे और क्या क्या उनके रिजल्ट आए। आज की क्लास में हम ये देखते हैं कि उन क्रॉस करने के बाद मेंडल ने ऐसा कौन कौन से लॉज उन क्रॉस से निकले। एक्चुअल में अगर आप लोग थोड़ा कॉरिलेट कर पा रहे हो या आपने वो वाला सेकंड लेक्चर देखा हो जिसमें मैंने आपसे मेंडल की हिस्ट्री के बारे में बात करी थी, तो मेंडल तो 1884 के अराउंड मर चुके थे, डेथ हो गई थी उनकी। जो जो उनके पेपर्स को पढ़ के जो पब्लिश किए थे, ये सब जो लॉज आए थे, ये बाद में 3 साइंटिस्ट थे, मैंने आपको बताया था, हुगो डे व्राइस, कार्ल कॉरेंस एंड टेशमार्क। इन साइंटिस्टों ने पढ़ के उसके अकॉर्डिंग जो मेंडल ने क्रॉस बनाए थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो है लॉज दिए थे। तो एनसीईआरटी में सबसे पहला जो लॉ दे रखा है वो दे रखा है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक, हम लोग एक बार 3 लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 लॉ हम मेंडल के मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस से निकालते हैं। तो एनसीईआरटी में सबसे पहले जो लॉ ऑफ डोमिनेंस दे रखा है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस एकमात्र ऐसा लॉ है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा एक्सेप्शंस हैं। वो आप कहेंगे सर एक्सेप्शन मतलब? एक्सेप्शन इन द सेंस कि ये लॉ अभी तक भी साइंटिफिक कम्युनिटी के दौरान इतना ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब अभी हम जब ये वाला लेक्चर कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मेंडल के डेविएशंस पढ़ाऊंगा, जो मेंडलिज्म से हटके जो मेंडल कहते थे कि किस तरीके से कैरेक्टर सेग्रीगेट, किस तरीके से कैरेक्टर एक दूसरे को भी डोमिनेट करता है। जब हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि जो मेंडल अपने लॉज के दौरान बताना चाह रहे थे अपने क्रॉस के दौरान, वैसे सिमिलर क्रॉस जब दूसरे प्लांट्स पे या दूसरे एनिमल्स पे करे गए तो रिजल्ट कुछ और आया। तो जो सबसे ज्यादा वेरिएशन देखने को मिला मेंडल के क्रॉस से हटके, जो सबसे ज्यादा वेरिएशन देखने को मिला वो लॉ ऑफ डोमिनेंस मिला। तो इसलिए मैं आप लोगों से पहले कह रहा हूं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट लॉ दे रखा है। लेकिन अगर आप टेक्निकल मेरे से पूछोगे करेक्ट आंसर, तो मैं बोलूंगा कि सबसे पहला जो लॉ था मेंडल का वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लेकिन आप लोग अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपनी एनसीईआरटी फॉलो करनी है, उसमें आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस फर्स्ट लॉ दे रखा है, आप उसको टिक कर आएंगे। लेकिन मैंने आपको यह भी क्लियर कर दिया कि ये लॉ एक ऐसा लॉ है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस हैं। जब हम डेविएशन पढ़ेंगे तब मैं इसके बारे में आपके साथ और ज्यादा डिटेल बात करूंगा। क्लियर। आज हम देखते हैं मेंडल के कौन कौन से लॉज आए थे। 3, अगर आपने पीछे वाले लेक्चर्स को अगर मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस नहीं समझाए तो पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा सबसे पहले वो लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद ही आप इन लॉज को समझ पाएंगे। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस से। तो मेंडल के जो लॉज थे, तो सबसे पहले देखते हैं हम लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, हमने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाया था तो उस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के दौरान हमने एक क्रॉस बनाया था। पहले मैं एक बार उसको क्रॉस को जल्दी से बनाता हूं, फिर उसके बाद आप लोगों को बताता हूं। ये तीनों लॉ मैं आपको इतना प्यार से समझा दूंगा कि आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कोई भी बुक पढ़ते हो तो इसमें टेक्निकल वर्ड्स या टेक्निकल लैंग्वेज इतनी होती है कि आप समझ ही नहीं पाते हो। एक बार समझ लीजिए, रीड करिए, देन उसके बाद क्वेश्चंस लगाइए। देखिए, अगर मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाऊं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का हमने समझा था कि उसमें एक ही कैरेक्टर लिया था मेंडल ने। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब यही था कि एक कैरेक्टर लेके क्रॉस बनाया। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अगर हमने देखा था
कि कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस बनाया था, तो यहां पे हमें मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जब हमारी F1 जनरेशन आई थी, देखिए जब हमारी F1 जनरेशन आई तो F1 जनरेशन के दौरान हमको सारे के सारे टॉल मिले थे इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आप लोगों को याद है उस वाले लेक्चर के अकॉर्डिंग, जब हमने देखा सारे, जब 100% हमको टॉल मिल गए, तो इसका मतलब, लेकिन जो टॉल जो मिले हैं उनके पास जीन जो है वो तो रिसेसिव के लिए भी है, उनके पास जो जीन है वो तो ड्वार्फ के लिए भी है। तो वो ड्वार्फ क्यों एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा? क्योंकि जो कैपिटल टी जीन है वो स्मॉल टी जीन के ऊपर अपने आप को क्या कर रहा है? डोमिनेट कर रहा है। उसके एक्सप्रेशन को सेल्फिंग करवाई, तो सेल्फिंग करवा के देखिए क्या हुआ। सेल्फिंग करवाई कैपिटल टी स्मॉल टी की, जब मैंने आपस में क्रॉस करवाया तो यहां से गैमेट्स मिले कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड जब मैंने इसका क्रॉस करवाया तो मुझे मिलता है कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। यहां देखने को मिला मेरे को ड्वार्फ। तो आप लोग एक चीज देखिए, एक चीज आप लोग समझ पा रहे हो कि जो जीन अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाया था वो सेकंड जनरेशन में एक्सप्रेस कर रहा है। F1 जनरेशन में वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन यही कि जो कैपिटल टी जीन था उसने स्मॉल टी जीन को, टॉलनेस ने ड्वार्फनेस वाली जीन को क्या कर दिया? सप्रेस कर दिया, उसके ऊपर डोमिनेट हो गया। तो उस कंडीशन को कहते हैं, यहां से लॉ निकला लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर हो गया? ये था हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा रहता है, वर्ड से क्लियर हो रहा होगा, कुछ कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। यहीं से देखते हैं, यहां से मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से एक और लॉ आया, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखिए सेकंड क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पहले तो इस वर्ड को समझिए, सेग्रीगेट। ये वर्ड बोलना है सेग्रीगेट होना, मतलब सेग्रीगेट मतलब अलग अलग होना, बट जाना मतलब, राइट। तो आप लोग एक चीज देखिए, इसी लॉ से आप लोग देखिए, जो कैपिटल टी स्मॉल टी हमको 100% टॉल दे रहा था, F1 जनरेशन में हमको 100% टॉल मिले, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो जीन ड्वार्फनेस का था वो उसमें प्रेजेंट नहीं है। F1 जनरेशन में प्रेजेंट तो है ड्वार्फनेस वाला जीन, लेकिन वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तो किस वजह से नहीं कर पा रहा? डोमिनेंस की वजह से। कैपिटल टी ने उसके ऊपर डोमिनेट कर दिया, ये तो हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन आप लोग एक चीज देखिए, जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, वो जब उसके गैमेट्स बने, देखिए जब उसके गैमेट्स बने, जब मैंने इसी की क्रॉस की सेल्फिंग करवाई, तो F2 जनरेशन में वो अपने आप को क्या कर पा रहा है? एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो F2 जनरेशन में हमको क्या देखने को मिला? ड्वार्फनेस। तो जो ड्वार्फनेस F1 जनरेशन में छुप गई थी, वो ड्वार्फनेस F2 जनरेशन में क्या हुई? एक्सप्रेस हुई। इसका मतलब जो ड्वार्फनेस वाला जीन था वो अपने आप को सेग्रीगेट करता है, अलग अलग करते हैं, और सेग्रीगेट करके ये क्या करता है? यहां पे अपने आप को F2 जनरेशन में ड्वार्फनेस शो होती है। तो यही है बिल्कुल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बहुत इजी है। अब आप लोग बुक पढ़ते हैं, कोई सी भी बुक पढ़िए तो आपको वहां पे डेफिनेशन देखने को मिल जाएगी कि जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था इन F1 जनरेशन, उसने अपने गैमेट्स को सेग्रीगेट किया और F2 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस किया। क्लियर? इसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसका मतलब जब गैमेट्स बनते हैं तो गैमेट्स बनने के दौरान कोई भी गैमेट किसी दूसरे के ऊपर डोमिनेट नहीं करता। क्लियर? गैमेट बनने के दौरान कोई भी जो गैमेट, अब जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो अब इस कंडीशन में ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा जब ये इसके साथ मिलेगा। क्लियर हो गया? ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहीं से अब थर्ड लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था वो मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस से आया था। आप लोग एक चीज ध्यान से रखिएगा, ध्यान से समझिए कि मेंडल के कौन से क्रॉस से कौन सा लॉ आया था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है काफी बार। मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से दो लॉ आए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और डाइहाइब्रिड क्रॉस से आया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखते हैं।
देखिए अगर मैं थर्ड लिखूं आप लोगों के लिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहां से आया है? ये आया है आपका इन डाइहाइब्रिड क्रॉस। एक बार डाइहाइब्रिड क्रॉस बना के देखें। डाइहाइब्रिड क्रॉस में आप लोगों को एक चीज समझ आ रही थी कि कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, यही है। तो जब ये कैपिटल आर कैपिटल वाई था, यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई था, ये दोनों हुए, क्रॉसिंग हुई, देन उसके बाद कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये बना था। यहाँ पे हमको देखने को मिला था राउंड येलो। तो यहाँ पे राउंड येलो देखने को मिला, देखिए राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ये दो लिए थे मेंडल ने कैरेक्टर। तो उसके दौरान जब गैमेट्स बने, तो गैमेट्स बनने के दौरान राउंड येलो देखने को मिला। यहाँ पे अपने को देखने को लॉ ऑफ डोमिनेंस देखने को मिला। इसका मतलब जो राउंडनेस वाला जीन है वो रिंकल्ड वाले जीन के ऊपर डोमिनेट हो रहा है, और येलोनेस वाला जीन ग्रीन वाले जीन के ऊपर डोमिनेट हो रहा है। लॉ ऑफ डोमिनेंस तो समझ आता है। उसके बाद गैमेट्स एग्रीगेट हो गए, ये भी समझ आ गया। अब उसके बाद जब मैंने इसकी सेल्फिंग करवाई, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक मिनट, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल, जब मैंने इसकी सेल्फिंग करवाई तो यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे। तो गैमेट्स बनने के दौरान कैपिटल आर कैपिटल वाई एक तरफ, कैपिटल आर स्मॉल वाई एक तरफ, स्मॉल आर कैपिटल वाई एक तरफ, और यहां से स्मॉल आर स्मॉल वाई एक तरफ। बिल्कुल सेम ऐसे यहां बन जाएंगे चार। तो आप लोग एक चीज समझ पा रहे हो कि जो गैमेट्स थे वो अपने आप को अलग अलग सेग्रीगेट किया। अब आप यहां से एक चीज देखिए, एक चीज जब हमने इसका पूरा चेकर बॉक्स बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे, देखिए इसी का ये मैं यहां पे क्रॉस बना के आपको दिखाता हूं। कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर? देखिए जब मैंने इसका करा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर नहीं कैपिटल आर, यहां पे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मेरे साथ साथ क्रॉस बनाते रहिए आप लोग। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और कैपिटल आर स्मॉल वाई। नेक्स्ट कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देन उसके बाद कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये आपने पूरा क्रॉस देखा, डाइहाइब्रिड क्रॉस मैंने आपके सामने बनाया। तो इस क्रॉस के दौरान जो आपने को बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, प्लीज थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए ये क्रॉस है, तो इस क्रॉस के दौरान हमने क्या देखा था, इसका जो रेशियो आया था वो आया था रेशियो 9:3:3:1। तो इस क्रॉस के दौरान हमने एक चीज देखी थी कि जो राउंड येलो, जब हमने मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल के दो कैरेक्टर को एक साथ लिया था, हमने कौन कौन से दो कैरेक्टर एक साथ लिए? एक तो राउंडनेस वाला हमने शेप का लिया था और कलर का लिया था। हमने जो डोमिनेंट वाला था शेप राउंड, और जो डोमिनेंट कलर था येलो, उनको एक साथ रखा। इसी तरीके से जो रिंकल्ड जो वो थे उसके रिसेसिव वाले जीन, उनको एक साथ रखा, रिंकल्ड और ग्रीन को। तो एक चीज देखिए, जब हमने राउंड को येलो के साथ रखा, तो जब उसके गैमेट्स सेग्रीगेट हुए, और गैमेट्स सेग्रीगेट होने के बाद जब हमने उसका चेकर बॉक्स बनाया F2 जनरेशन के लिए, तो हमको वहां पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ राउंडनेस वाला जीन येलो के साथ था।
ऐसा नहीं था, वो राउंडनेस वाला जीन किसके साथ गया, ग्रीन के साथ भी गया। तो हमको इस क्रॉस में राउंड ग्रीन भी दिखते हैं देखने को। देखो जैसा आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ये रहा एक राउंड ग्रीन, इसी तरीके से आपको इस क्रॉस के अंदर क्या दिखेंगे, राउंड ग्रीन भी दिखता है। तो यहां से दूसरा एक और देखिए, जो येलोनेस वाला जीन था वो जरूरी नहीं है कि हमेशा राउंड के साथ हो, वो येलोनेस वाला जीन रिंकल्ड के साथ भी दिखा है। तो इसका मतलब आप लोग देखेंगे, ये रहा देखो, ये रहा येलोनेस वाला जीन किसके साथ, रिंकल्ड के साथ। इसी तरीके से ये रहा येलोनेस वाला जीन रिंकल्ड के साथ। तो जो हमने रेशियो निकाला था, तो यहां से एक चीज समझ आ रही है हमको कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, स्वतंत्र रूप से असॉर्ट होना। मतलब यहां से एक चीज समझ आ रही है कि जो राउंडनेस वाला जीन है वो हमेशा येलो के साथ रहेगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। वो गैमेट्स बनने के दौरान, यहां पे गैमेट्स एग्रीगेट हुए और गैमेट बनने के दौरान वो राउंडनेस वाला जीन आपका ग्रीन के साथ भी जा सकता है, येलो कलर जो है आपका रिंकल्ड के साथ भी जा सकता है। तो इसी कहते हैं जब गैमेट्स एग्रीगेट हुए, तो गैमेट्स एग्रीगेट होने के बाद वो जीन अपने आप को इंडिपेंडेंटली अलग अलग एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर? वो कोई भी जीन किसी दूसरे के जीन के एक्सप्रेशन को नहीं घटा रहा। ये वाला जीन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये इसी के एक्सप्रेशन को दबाए। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर? तो ये था हमारा आज की क्लास में हमने क्या देखा, 3 लॉ समझ लिए। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दोनों मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आए थे। फिर उसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये वाले लॉज देखने के बाद हमको लेक्चर ये जो मेंडल वाले क्लियर था वो हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डेविएशन पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से जो मेंडल के क्रॉस से जो रेशियो मिलना चाहिए था वैसा रेशियो नहीं मिलता, तो मेंडल के क्या क्या डेविएशंस आए, हम नेक्स्ट में वो पढ़ेंगे। चलिए आज क्लास को खत्म करते हैं। समझ आए हो तीनों लॉ बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। समझ आ गए हो तो कमेंट्स में प्लीज मुझे को बताइएगा। लेक्चर्स को प्लीज सीरीज वाइज देखिए। सीरीज वाइज देखने से क्या होगा, आपको एक कंटिन्यूटी बन जाएगी और आपको समझ आने लगेगा जेनेटिक्स होती क्या है, जिससे बच्चे घबराते हैं, डरते हैं। मैंने इस वजह से सबसे पहले अपने चैनल पर सिर्फ जेनेटिक्स ही शुरू करी है। उसलिए मैंने 12th क्लास में सबसे पहले जेनेटिक्स उठाई है। मुझे पता है कि क्लास 12th की जो सबसे टफ टॉपिक लगता है बायोलॉजी में वो जेनेटिक्स ही लगता है। पढ़ते रहिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।